आज का विषय क्या है? भाग 4। इसका विषय क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं DPSP, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें? 36 से 51 तक। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP की संकल्पना कौन से देश से ली गई है? आयरलैंड से। कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड। भाग नंबर 4 में नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन तत्वों को शामिल किया गया? जैसे इसमें बहुत सारे जब अनुच्छेद आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि समान वेतन के लिए समान मजदूरी। वैसे तो मौलिक अधिकार में डाल देना चाहिए था, इसी नीति निर्देशक तत्व में क्यों डाला गया? सभी के लिए निःशुल्क कानूनी सलाह, इसे भी मौलिक अधिकारों में डाल देना चाहिए था, इसी नीति निर्देशक तत्व में क्यों डाला? देखो, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से कुछ अधिकार है। क्या है? अधिकार ही है, लेकिन ये सभी व्यक्तियों को मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं। राज्य अगर इनकी व्यवस्था कर पाएगा, राज्य की नीति पर निर्भर करेंगे कि राज्य की नीति यानी राज्य या सरकार इसकी व्यवस्था कर पाएगा तो वह अपने नागरिकों को ये अधिकार देगा। और अगर नहीं भी कर पाएगा तो आप दबाव नहीं डाल सकते कि हमने समान वेतन कार्य किया है तो हमें सभी की तरह से समान वेतन मिलेगा। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे सभी लोगों को समान काम करने के बदले समान वेतन मिले। अगर वो नहीं व्यवस्था कर पा रहा है तो आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। यानी कि कुछ अधिकार ऐसे दिए गए हैं संविधान में जिन पर आप दबाव नहीं डाल सकते। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अब नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसके लिए उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि हमें इस कानून के तहत ये मिलना चाहिए। राज्य के ऊपर ये निर्भर करेगा कि वो अपनी नीतियां ऐसी बनाए जिससे ये सारे तत्व उन नीतियों में कहीं ना कहीं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये सारी चीजें इसमें लिखी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक तरह से गाइडलाइंस हैं राज्य के लिए या फिर सरकार के लिए कि वह अपनी शासन व्यवस्था कैसे चलाए। यानी शासन के लिए आधारभूत है कि इन सभी नीतियों को, इन सभी तत्वों को अपनी शासन व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। एक तरह से ये जनरल गाइडलाइंस है जिससे एक लोक कल्याणी समाज का विकास हो सके, एक लोक कल्याण सरकार बन सके, एक लोक कल्याण शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण शासन की संकल्पना को पूरा करते हैं कि अगर ये तत्व राज्य की नीतियों में शामिल होंगे तो राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की तरह से कार्य करेगा, जिससे क्या आएगा? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा देश में। समाज में सभी लोग बराबर होंगे और आर्थिक रूप से भी सभी लोग कहीं ना कहीं बराबर होंगे। इसीलिए तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे गरीब को कुछ, जैसे गरीब को भोजन दे दो,
उसे रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता दे दो। ये सारी चीजें क्यों हैं? इससे आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो सके। तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मूल उद्देश्य भी किसमें छिपा हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर लोक कल्याणकारी सरकार बनानी है तो गांधी जी यही तो चाहते थे। तो गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी और एक और विचारधारा जिसमें समाज में सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हो, यानी समाजवादी। समाजवादी विचारधारा का सम्मिश्रण भी कहाँ मिलता है? चौथे भाग में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य अपनी नीतियों में इन तत्वों को शामिल करने की कोशिश करेगा जिससे एक लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था स्थापित की जा सके, जिससे सभी लोगों को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र मिल सके। देश में या राज्य में एक लोकतंत्र कैसा हो? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जाए। इन सभी चीजों को राज्य अपनी नीतियां यानी विधि बनाने के दौरान ध्यान रखेगा। ये सब कुछ किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हालांकि उस पर हम दबाव नहीं डाल सकते कि वो राज्य या शासन या सरकार इन सभी तत्वों को अपनी नीतियों में शामिल ही करे, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस जरूर है। जब भी वो अपनी कोई नीति बनाएगा तो इन सभी तत्वों को उसको अपनी नीतियों में शामिल करना चाहिए। अब वो कर पाता है तब भी ठीक, और नहीं भी कर पाता है तब भी ठीक। अब हम एक एक करके इनके आर्टिकल्स देखेंगे, इससे आपको समझ में आएगा कि इस पूरे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है क्या। इसको लिख लो, अगर इतने में से कुछ लिख लो। अब बात करेंगे कि राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व है यानी भाग नंबर 4 में किस आर्टिकल में क्या है। सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है? 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अच्छा, राज्य की परिभाषा एक और आर्टिकल में है, भाग 3 यानी इससे पहले वाला, और आर्टिकल नंबर 12। भाग 3 जब शुरू होता है तो पहला आर्टिकल कौन है? भाग 3 का 12। और भाग जब 4 शुरू होता है तो आर्टिकल कौन सा है? पहला 36। दोनों ही जगह राज्य की परिभाषा है। राज्य का आशय मतलब एक ऐसी संस्थान से है जो स्वयं अपना धन उपार्जित करती है, उसके नियंत्रण में एक क्षेत्र आता है और उसमें कुछ लोग रहते हैं। तो अब 12 में ये जो परिभाषा है और 36 में ये जो परिभाषा है, इसका आशय क्या है? 12 में जो था यानी 12 जो था वो भाग 3 का भाग था, और भाग 3 में था मौलिक अधिकार। तो राज्यों को वहां पर मैंडेटरी है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगी, यानी वहां पर उसके लिए आदेश है। और जब भाग 4 की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 36 की बात करेंगे, तो यहाँ राज्य की परिभाषा वही है, लेकिन यहाँ पर राज्य के लिए कहा गया है कि वो भाग 4 में वर्णित तत्वों को अपनी नीतियों में शामिल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि भाग 12 में उसके लिए आदेश है, आर्टिकल 12 में उसके लिए आदेश है कि वो इस भाग के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारों को, कोई भी राज्य का मतलब कोई भी संस्था, वो केंद्र की सरकार भी हो सकती है, वो राज्य की सरकार भी हो सकती है, वो कोई जैसे बिजली विभाग हो गया, वो भी पैसा कमाता है, उसका भी एक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत भी कुछ लोग आएंगे, तो वो भी अपने अंतर्गत लेने वाले लोगों के लिए क्या क्या करेगा? छुट्टी देगा, लोगों को पैसा देगा, स्त्री पुरुष को बराबर बराबर। तो ये सारी चीजें, यानी राज्य का आशय किसी भी वित्तीय संस्थान से हो सकता है जिसके नियंत्रण में एक भौगोलिक क्षेत्रफल आए और वहां पर कुछ लोग उसके अंतर्गत रहते हो। तो राज्य आर्टिकल जब 12 के अंदर लिखा जाएगा तो वो
उन सभी मौलिक अधिकारों को देने के लिए बाध्य होगा, यानी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जब हम आर्टिकल 36 में पढ़ेंगे तो ऐसा करने के लिए उसे सलाह दी जा रही है कि भाग 4 में आए हुए सभी तत्वों को किसी भी नागरिक के लिए आपको ये बातें करनी चाहिए, उससे सलाह मिलेगी। तो ये बात है भाग 4 के आर्टिकल नंबर 36 में। 37 में यहां ये समझ गए कि सलाह है कि ये तत्व राज्य को अपने नागरिकों के लिए करने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो क्या होगा, तो उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते, दबाव नहीं बनाया जा सकता। मतलब डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय एवं वाद नहीं है। इसका आशय ये है कि अगर जो भी चीजें डीपीएसपी में लिखी गई हैं वो अगर राज्य व्यवस्था ना भी कर पाए तो कोई नागरिक उन सभी तत्वों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता, न्यायालय से उस पर ऑर्डर नहीं निकलवाया जा सकता कि ये चीजें होनी चाहिए, ये करो। ये सिर्फ एक सलाह ही तो थी, अब वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है ये उसकी व्यवस्था और उसके विचार पर निर्भर करेगा कि वो कैसे अपनी शासन व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। तो आप न्यायालय में इन सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते कि सरकार से ये ऑर्डर दिलवाओ कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में कोई भी वाद नहीं हो सकता, मुकदमा नहीं कर सकते इस तरह। बात समझ में आ गई? जैसे डीपीएसपी में आएगा समान नागरिक संहिता होनी चाहिए देश में, और ये दायित्व है राज्य का कि वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ देश के अंदर जो भी राज्य है उनमें सिर्फ गोवा को छोड़ दो तो बाकी सभी राज्यों में समान यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं। इसका ऐसा ही होगा कि कोई नागरिक कल को कोर्ट नहीं जा सकता कि यूपी में इसको करवा दो, वो राज्य कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो नहीं भी पूरा कर पा रहा है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा। नहीं तो जब न्यायालय द्वारा उसे कोई प्रवर्तनीय करवा सकता है, इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता। 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 में न्यायालय में डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, यानी उस पर कोई भी वाद विवाद नहीं हो सकता, मुकदमा नहीं किया जा सकता। बताओ क्या कह रहे हैं? राज्य की परिभाषा दोनों आर्टिकल्स में 12 में भी है 36 में भी है, लेकिन आशय दोनों का अलग अलग है। 12 में मैंने बताया किस लिए दी गई है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो ये काम करेगा, और यहाँ पर उसके लिए सलाह है कि वो उसको ये तत्व अपने नागरिकों के लिए करने चाहिए। तो राज्य की परिभाषा दोनों अनुच्छेदों में है, 12 में भी है 36 में। तो ऑप्शन में मिलेगा ना आपको कौन से में दिया गया है, 4 में से 12 दिखेगा या फिर 36 दिखेगा। दोनों होंगे तो फिर दोनों टिक लगाने हैं, या फिर आशा दिया जाएगा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दे। ऐसा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? आर्टिकल 12 हो जाएगा। ऐसा करने की कोशिश करेगा कि वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, ऐसी परिभाषा किसमें दी जाएगी? आर्टिकल 36 हो जाएगा। तो उसमें दोनों आर्टिकल आए, दोनों नहीं आएगा फिर कोई एक दोनों आर्टिकल आए। राज्य की परिभाषा किसमें है? तो फिर मुझे हिसाब से 12 लगाना चाहिए। पहली बार राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए मेरे नैतिक विचार से ये बात। तो 37 तक समझ गए। अब 38 में क्या है, इसका उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का?
लोक कल्याण क्या है? लोक कल्याण की अभिवृत्ति। अब इस आर्टिकल के तहत ही 3 प्रकार के न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की संकल्पना दी गई है। अगर आपसे पूछे कि डीपीएसपी के अंतर्गत कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और यदि आपसे पूछे कि डीपीएसपी के अंतर्गत कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है, तो 2 प्रकार के लोकतंत्र, सामाजिक और, बताया था मैंने पहले कि लोकतंत्र कितने प्रकार का स्थापित करना है, 2 प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। और न्याय की बात कितने प्रकार की कही है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को पूरा करने की कोशिश करेगा राज्य, यानी कि राज्य की जो नीति होगी वो लोक कल्याण पर आधारित होगी। राज्य का जो विचार होगा वो हमेशा अपनी नीतियों में किस झलक को दर्शाएगा कि वो लोक कल्याणकारी कार्य को करने की कोशिश करेगा, जिससे समाज में एकता आए, सामाजिक रूप से न्याय मिले सभी को, आर्थिक रूप से न्याय मिले और राजनीतिक रूप से न्याय मिले। आप 25 साल के हो जाओ तो चुनाव लड़ सकते हो, कोई भी व्यक्ति, या आपका राजनीतिक न्याय मिल रहा है, जाति, धर्म, पंथ, वंश, इन सभी से अलग। आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनको अलग अलग प्रकार से सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बीपीएल कार्ड हो गया, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये सब चीजें क्या है? आर्थिक न्याय मिल रहा है, जिससे लोग आर्थिक रूप से उठ सकें, ऊपर आ सकें। और सामाजिक रूप से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको सामाजिक रूप से चलाया जाता है, जिससे देश में सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सके, हर धर्म के लोगों को एक जैसी न्याय की व्यवस्था। तो 38 में लोक कल्याण की अभिवृत्ति मिलती है। आर्टिकल नंबर 39 में स्त्री एवं पुरुष के लिए क्या कहा गया है? समान कार्य की स्थिति में समान वेतन दिया जाए, कहा गया है। अगर ना भी मिले तो आप इसमें कोर्ट नहीं जा सकते, वही बात है ना, क्योंकि ये डीपीएसपी में है, प्रवर्तनीय नहीं है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, पुरुषों को ज्यादा वेतन मिलता है, जितने समय तक या जितना कार्य महिलाएं करती हैं उसकी अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा वेतन मिल जाता है। या कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को ज्यादा वेतन मिल जाता है, पुरुषों को कम मिलता है। लेकिन 39 ये कहता है कि स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, राज्य इसकी व्यवस्था करेगा। हालांकि आप देखते हो ये जो राज्य मतलब सरकार की जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें ये व्यवस्था पाई गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। एक टीचर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों को एक ही वेतन मिलता है, एक ही कार्य का, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा देखा गया है कि स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल पाता। तो राज्य के लिए ये आधारभूत बन जाएगा कि वो ऐसी कोशिश करेगा सदैव कि समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 39। इसी के तहत एक और आर्टिकल है 39, और फिर से वही बात है, ये एबीसीडी जहां भी दिखे मतलब ये हो गया ये मूल रूप से नहीं था, है ना, ये बाद में लगाया गया। तो कौन से में आर्टिकल में लगाएगा? सबसे पहले तो ये पूछेगा। हमेशा याद रखो, भाग 3 में जब भी ज्यादातर आर्टिकल पूछेगा तो 44 होगा, और भाग 4 में जब भी पूछेगा तो एक टिक के तौर पे याद कर लो। ज्यादातर जो 44 वाला काम है वो भाग 3 तक सीमित है, और ज्यादातर 42 का जो काम है वो कहां तक सीमित है? 4 में सीमित है। तो भाग 4 में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा ऑप्शन में, 42 अमेंडमेंट एक्ट लिखे दिख जाए तो आप ये लगा दो, चांसेस है कि आंसर अगर संविधान संशोधन पूछे तो, ठीक है।
तो कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम? 39 ए की। क्योंकि 39 ए है, इसे कौन से संविधान संशोधन के जरिए से जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसमें क्या कहा गया? यहाँ पर समान कार्य के लिए क्या था? समान वेतन था, यही तो था। इसमें कहा गया है समान न्याय एवं मुफ्त या फ्री कह सकते हैं कानूनी सलाह। न्याय भी कैसा मिलेगा? समान मिलेगा, और कानूनी सलाह भी मुफ्त, फ्री लीगल एडवाइस, सलाह कह लो या सहायता कह लो। फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस की बात करेगा आर्टिकल नंबर 39 ए। ठीक है ये बात। अब है आर्टिकल नंबर क्या इसमें? बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 40 नहीं पता? ग्राम पंचायतों का संगठन है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है आर्टिकल नंबर 40। ग्राम पंचायतों के विषय में ज्यादातर कार्य किसने किया है? महात्मा गांधी ने। गांधी जी चाहते थे कि भारत में ग्राम पंचायतें हो, यानी कि शासन का विकेंद्रीकरण हो, स्थानीय शासन व्यवस्था लागू हो, निचले स्तर पर भी शासन की व्यवस्था हो। ये कथन, ये मत किसका था? गांधी जी का। इसीलिए गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पहली ग्राम पंचायत राजस्थान में खोली गई। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस पर ग्राम पंचायतों का संगठन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। अच्छा, इसको गांधी जी डीपीएसपी में नहीं रखना चाहते, क्योंकि ग्राम पंचायतों के विरोध में गांधी जी के वर्सेस में खड़े हुए हैं BR अंबेडकर, वो इनके खिलाफ है, ग्राम पंचायतों के खिलाफ। और गांधी जी चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों का भी जो गठन की प्रक्रिया है वो भी संविधान में शामिल की जाए, जबकि अंबेडकर चाहते थे कि निचले स्तर पर शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही लोगों इन बातों को कंक्लूड करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ग्राम पंचायतों को डीपीएसपी में रखने का सुझाव दिया, जिससे डीपीएसपी में अगर चला जाएगा तो क्या होगा? राज्य के ऊपर जिम्मेदार, राज्य की मर्जी पर यह चला जाएगा कि वो चाहे तो अपने यहाँ ग्राम पंचायतों का संगठन गठन करवाए और चाहे तो ना करवाए, यानी दोनों लोगों के लिए मौके हो जाएंगे यहाँ पे। इसीलिए इसको किस में रखा गया है? डीपीएसपी में रखा। भारत के हर राज्य में नहीं है ग्राम पंचायत। कोई एक राज्य बताओ जिसमें ग्राम पंचायतों का सिस्टम नहीं है। दिल्ली। दिल्ली में ग्राम पंचायत व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण यही है कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो किस आर्टिकल में डाला गया है? 40। और 40 कहाँ पर है? डीपीएसपी में। तो बाध्यकारी नहीं है कानून के तहत राज्य सरकारें, वो चाहे तो ग्राम पंचायतों का गठन करें और चाहे तो अपने यहाँ ना करें। इसीलिए दिल्ली में ये, हालांकि दूसरा तथ्य ये भी है कि दिल्ली में ग्रामीण जीवन भी बेहद कम है ना? नोट करो इतना। कितना हो गया? 40। अब है 41। 41 में कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं? विशेष दशाएं, बुढ़ापा,
वृद्धावस्था हो जाएगा, बेरोजगारी, विकलांगता आ जाएगा, क्या बोल रहे समझ में नहीं आया, क्या होता है, कौन सी अवस्था, समझ नहीं आ रहा, शब्द नहीं समझ में आ रहा। बुढ़ापा हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, विकलांगता हो सकती है, और कोई बीमारी, इन सभी विशेष अवस्थाओं में, या फिर कह सकते हैं विधवा स्थिति है, इन सभी अवस्थाओं में यानी कुछ दशाओं में काम की, शिक्षा की या आर्थिक सहायता की संकल्पना दी गई है कि इन अवस्थाओं में सरकार क्या करेगी, राज्य क्या करेगा, इन सभी लोगों को कुछ विशेष सहायताएं, कुछ विशेष सुविधाएं, उनको काम दिया जा सकता है, उनको शिक्षा दी जा सकती है, या उनको कोई आर्थिक सहायता या आर्थिक सुविधा प्रदान की जा सकती है। बुढ़ापे में मिलती है पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन भी मिलती है। बेरोजगारी नहीं पता, अभी बैठे हो, नौकरी लग गई नहीं, जब तक जॉब नहीं लगी है, रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक क्या है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी हो, मतलब कोई काम धंधा नहीं है अभी, वो स्थिति क्या है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वो भी इसी के तहत दिया जाता है। विकलांगता में कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो जाए उस अवस्था में भी सरकार कुछ विशेष, जैसे ट्राई साइकिल बांट देती है ना, तो कुछ ऐसी चीजें सरकार करेगी कुछ विशेष दशाओं में। आर्टिकल नंबर 41 के तहत 42 में मानवीय कह सकते हैं, या फिर न्याय उचित या न्याय संगत कह सकते हैं, स्थिति, इसको कहते हैं प्रसूति, प्रसूति सहायता कह सकते हैं। मानवीय रूप से और न्याय संगत स्थिति में सभी लोग काम करें, ऐसी व्यवस्थाएं भी सरकार करेगी। प्रसूति, कोई महिला प्रेग्नेंट, अब वो जॉब कर रही है, तो जब डिलीवरी का टाइम आएगा तब तो वो काम कर नहीं पाएगी, उस स्थिति में उसको कुछ ऐसी, अब जबरदस्ती तो काम नहीं करवाओगे ना उससे, अगर जबरदस्ती काम करवाओगे तो फिर मानवीय दशा नहीं है, ये न्यायोचित भी नहीं है, तो आपको ऐसी दशाएं देनी पड़ेंगी अपने वर्कर्स को, अपने काम करने वाले लोगों को, जो कैसी हो, मानवीय हो और न्यायोचित हो। इसी में आता है मैटरनिटी लीव। महिला प्रेग्नेंट होती है तो उससे 3 महीने पहले उसे छुट्टी मिल जाती है, 3 महीने, और बच्चे का जन्म हो जाए उसके 3 महीने के बाद तक, यानी टोटल 6 महीने का गैप। लेकिन उसकी जॉब जो है उसमें उसका कोई भी वेतन नहीं काटा जाएगा, यही तो व्यवस्था कर रही है सरकार। उसके काम करने की स्थिति नहीं है, वो उसको एक मेंटल तौर पे एक बेहतर स्थिति दी जा सके, काम नहीं कर सके उस स्थिति में, तो उसका वेतन नहीं काटा जाए और उसको मैटरनिटी लीव दी जाएगी 6 महीने, बच्चे के जन्म से 3 माह पूर्व और 3 माह बाद तक। ये तो सभी राज्यों में लगभग है। क्या सिर्फ स्त्री को मिलती है मैटरनिटी लीव, पुरुष को नहीं मिलती? पुरुष को क्यों मिलेगी? बीमारी वाला बता दिया मैंने इसमें। अगर प्रसूति वाले सहायता में देखा जाए तो क्या सिर्फ स्त्रियों के लिए है ये प्रावधान? पुरुषों के लिए भी है। पुरुषों के लिए जन्म से 15 दिन पूर्व और 15 दिन बाद, अगर उसकी पत्नी, यानी अगर उसका कोई बच्चा हो रहा है तो जन्म से
15 दिन पूर्व और 15 दिन बाद, क्योंकि घर में अगर वही जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसे ही देख रेख करनी पड़ेगी, है ना। तो उस स्थिति में अगर उससे कहो कि नहीं चुनाव की ड्यूटी लगी अब काम करवा दे, तो वो घर का काम कैसे देखेगा और चुनाव काम कैसे करेगा। तो उस स्थिति में पुरुष को भी कितने दिन के, हालांकि ये सभी राज्यों में नहीं है। इसका कारण यही है, केरल में मिलता है ये कारण यही, क्योंकि ये किसमें दिया गया है, भाग 4 में। प्रसूति सहायता तो सभी को मिल जाती है, स्त्रियों में तो सभी को मिल जाती है सभी राज्यों में, लेकिन पुरुषों वालों में 15 दिन का जो टाइम पीरियड है, यानी कि टोटल 1 महीने वाला, वो सभी राज्यों में नहीं है, क्योंकि वो भाग 4 के अंतर्गत है। केरल में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम पर भी 3 दिन की छुट्टी होती है हर महीने, क्योंकि वो भी तो एक नेचुरल कॉज है, आप लोग सब समझदार हो। तो स्त्रियों को वहां पर भी 3 दिन की छुट्टी मिलती है, सब राज्यों में नहीं है। अब आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसमें डाला गया है, भाग 4 में। इस तरह की छुट्टियों में कोई भी वेतन नहीं कटेगा, क्योंकि वो नेचुरल कॉज है। 3 दिन की वहां छुट्टी मिल रही है क्योंकि वो मानवीय स्थिति, नेचुरल कॉज है, यानी न्याय संगत स्थिति यही है कि उसको छुट्टी दे दी जाए, इससे वो रिकवर हो सके अपने पूरे स्वास्थ्य से। और उस स्थिति में उसे वेतन नहीं, वेतन बराबर मिलता रहे। बाकी सुविधाएं भी अगर होंगी तो वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि धीरे धीरे यह अन्य राज्यों में भी जाएगा। सबसे पहले कहाँ गया है, केरल में। याद रखना अगर कहीं पूछते, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आधार पे 3 दिन की छुट्टी मिलती है स्त्रियों को केरल में प्रतिमाह। तो ये सारी चीजें सरकार करेगी अपने काम करने वाले लोगों को, आर्टिकल नंबर 42 के तहत। और 43 में निर्वाह मजदूरी, ये क्या होता है। आपने एक आर्टिकल पढ़ा था 23, उसमें जबरन मजदूरी वर्ड आया था, मतलब आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, और जो भी काम करवा रहे हो उसका उसे न्यायोचित मूल्य मिलना चाहिए, पैसा देना पड़ेगा आपको। जबरन यानी बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते, काम भी करवाओ और पैसा भी ना दो, तो वो तो आर्टिकल 23 के तहत क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। लेकिन सभी लोग जो काम कर रहे हैं उनको कम से कम इतनी मजदूरी मिल जाए जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, उसको क्या कहेंगे, निर्वाह। यहाँ पर मिनिमम वेज की बात की गई है, जो मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है, इतनी न्यूनतम मजदूरी मिल जाए कि सभी लोग अपना जीवन यापन कर सके। अब नहीं भी मिल पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि फिर से वही बात, ये डीपीएसपी में है। लेकिन सरकार ये कोशिश करेगी कि सभी कार्य करने वाले लोगों को क्या मिले, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो जाए। ठीक, इसके लिए अलग अलग कानून बनाए, अलग अलग नीतियां लेकर आए। मनरेगा इसी के तहत आता है, मनरेगा आर्टिकल 43 के अंतर्गत ही आएगा। वहां पर भी तो अगर काम नहीं मिल पाता फिर भी कुछ पैसे मिलते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे अगर काम ही नहीं है मजदूर के पास फिर भी वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। ठीक, निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग भी आता है इसमें, छोटे मोटे काम धंधे। ई श्रम कार्ड बनना है, वो भी आर्टिकल 43 के अंतर्गत ही आएगा। किसको बढ़ावा दे रहा है वो, कुटीर उद्योगों को। भाई अब आप मान आपको सहायता मिलेगी सरकार द्वारा, एक नीति है तो सरकार की, ना भी करे तो जबरदस्ती थोड़ी ना है, नहीं हमारा ई श्रम कार्ड बना हमें 2000 रुपया दो या 1000 दो या 10,000 दो, तो जबरदस्ती नहीं है। लेकिन सरकार ये कोशिश करेगी कि सभी लोगों को काम मिले अपने हिसाब से, इसलिए किसका बढ़ावा करेगी वो, कुटीर उद्योग का। तो ये भी आर्टिकल 43 में बढ़ेगा, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, इन तीनों आर्टिकल्स को एक साथ याद अगर करना है, एक वर्ड याद करना पड़ेगा आपको, दमन। कुछ दशाओं में, कौन कौन सी दशाएं हैं, बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, वृद्धावस्था है या विधवावस्था है, और कोई बीमारी हो गई, कोई ऐसी विकलांगता आ गई जो अब खत्म नहीं हो सकती, तो उन दशाओं में कुछ विशेष सहायताएं मिलती है, शिक्षा हो या काम हो या अन्य सुविधा। मानवीय स्थिति,
महिलाओं से ये बेसिकली महिलाओं के लिए किया गया है। 42 मुख्यतः किसको समर्पित है? स्त्रियों को समर्पित। यानी मानवीय दशा में न्यायोचित तरीके से काम किया है, अपने वर्करों से काम लेना है। ठीक। अब जैसे मान लो ग्रुप डी में कोई महिला काम कर रही है, अब वो प्रेग्नेंट है, ग्रुप डी में फिजिकल वर्क होगा, तो कुछ टाइम तक हो सकता है ऐसे ग्रुप डी की जो भी काम उसे करवाए जा रहे थे उससे उसे दूर करके कुछ ऑफिस काम में लगा दिया जाए, जिससे वो काम भी करती रहेगी और वो अपनी हेल्थ को भी देखभाल कर सकती है, और जब वो 3 महीने वाला टाइम आएगा तब उसको छुट्टी भी मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आएंगी? आर्टिकल नंबर, तो ये है आपका 40, ये आपका 42 और ये आपका निर्वाह मजदूरी। इसको नोट करो। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस